हेलो स्टूडेंट, अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो देखो स्टूडेंट, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो पॉलिटी में हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा था? तो पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे लोकसभा। अगर हम बात करें, हम लोकसभा के 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं पहले। तो आज बस हम 5 मिनट लोकसभा लगाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, नवा टॉपिक शुरू करेंगे। तो तकरीबन ज़्यादातर 90% तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ लिया था। लोकसभा में कितने आर्टिकल कितना है? आर्टिकल नंबर हमने पढ़ा था कितना? आर्टिकल नंबर 81। कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 5। ओके, बस लास्ट क्या रहेगी इसकी? क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। क्वालिफिकेशन भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए हमारे किसी भी पर्सन के में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन का। तो देखो, सभी योग्यताएं सेम होती हैं स्टूडेंट, सिर्फ ज़्यादातर तकरीबन एज का फ़र्क पड़ता है। जैसे जो क्वालिफिकेशन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए थी, हमने जो लेक्चर पढ़ा था, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए है। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है? सिर्फ एज का। पहला वही, भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी का बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, पागलपंती नहीं होनी चाहिए। वो सभी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो होता है मिनिमम एज। मिनिमम एज उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 25 ईयर्स। राज्यसभा में कितनी थी? 30 ईयर्स। और लोकसभा में कितनी है? 25 साल। आगे देखो स्टूडेंट क्या होता है, आगे देखो, जो भी प्रतिनिधि, जो भी पर्सन जो इलेक्शनों में खड़ा होता है, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस में जो भी मेंबर चुनाव में इलेक्शन लड़ता है, चुनाव में भाग लेता है, तो उसको चुनाव में जब वह फॉर्म भरते हैं, इलेक्शन फॉर्म भरा जाता है, तो उसे भरने से, इलेक्शन फॉर्म भरते समय क्या होते हैं? वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं। किसी भी चीज के इलेक्शन हो, चाहे राज्यसभा के इलेक्शन हो, लोकसभा, चाहे हमारे स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव, चाहे उपराष्ट्रपति, सभी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, समझ गए स्टूडेंट? इलेक्शन लड़ने के लिए कोई, चाहे वो एमसी का इलेक्शन है, चाहे पंचायती इलेक्शन है, कोई भी है, तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या है? जो मेंबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है। ये कितनी होती है स्टूडेंट? 25,000। 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इलेक्शन कराने, इलेक्शन में डिपॉजिट करवानी पड़ती है। और कहां पर? कौन से बैंक में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। तो क्या है, अगर हम बात करें, चलो एक बात आ गई, आरबीआई बैंक की बात कर लेते थोड़ी सी हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का बैंक है, जहां पे हमारी करेंसी वगैरह छापी जाती है। तो अगर हम बात करें, आरबीआई बैंक बना कब था? 1935 में। देखो थोड़ा, आरबीआई बैंक में जमा करानी पड़ती है सिक्योरिटी कितनी? 25,000 लोकसभा के इलेक्शंस के लिए। तो आरबीआई बैंक बना था 1935 में। अब हम कोई भी चीज की स्थापना करते हैं इंडिया में, तो उससे पहले एक्ट होता है। तो आरबीआई कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बना? तो एक एक्ट आया था पहले, आरबीआई एक्ट पास किया गया कब? 1934 में। आरबीआई एक्ट आया 1934, और अगले साल ही क्या? आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर पहले कहां पर था? कोलकाता। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था आरबीआई का। देखो, जब आरबीआई बना है तभी वह एक प्राइवेट, मतलब प्राइवेट बैंक था। ये एक गवर्नमेंट, सरकारी, ये नेशनलाइज नहीं था, ये सरकारी बैंक नहीं था, ये प्राइवेट तौर पर बना था। अगर हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई बैंक का नेशनलाइज कब हुआ? नेशनलाइज का मतलब है राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका? 1949 में से सरकारी बैंक घोषित किया गया आरबीआई बैंक को। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, तो ये था आरबीआई बैंक के बारे में कुछ चीजें। तो ये था, लोकसभा में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है 25,000। कौन से बैंक में? आरबीआई बैंक में। जैसे लोकसभा, हमारे सेंटर में लोकसभा है, सेम टू सेम स्टेट में क्या है? विधानसभा। स्टेटों में क्या होती है? विधानसभा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
जैसे सेंट्रल लेवल में लोकसभा होती है, वैसे ही स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में क्या होती है, विधानसभा, जिसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे लोकसभा में के इलेक्शनों में सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 होती है, वैसे ही विधानसभा में कितनी डिपॉजिट करवाई जाती है, 10,000, 10,000। तो विधानसभा के इलेक्शनों में जो मेंबर पार्टिसिपेट करता है उसको कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, 10,000 रुपया। तो लोकसभा में कितनी है, 25,000। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम बात करते हैं अब क्या है स्टूडेंट, जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है इलेक्शन के बाद ये वापस कर ली जाती है। सिक्योरिटी के तौर पर हम आज भी जैसे कई जगह पर सिक्योरिटी भरते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर ये पैसे भरे जाते हैं, लेकिन इलेक्शनों के बाद जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, चुनाव जीत गए, उनका रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है मेंबर को। लेकिन इसकी शर्त है, कई बार ये सिक्योरिटी वापस नहीं होती, जिसे हम कहते हैं जमानत जब्त हो गई। अब कहते हैं उस पर्सन की जमानत जब्त होगी, उसको सिक्योरिटी वापस नहीं। वो किसको नहीं, जो भी हारा हुआ कैंडिडेट होता है। देखो स्टूडेंट, अ डिफीटेड कैंडिडेट, मान लो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, मान लो किसी सीट पर 5 मेंबर्स खड़े हुए हैं, मान लो कोई भी सर, हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं, एक सीट पर इलेक्शन है, वहां उस सीट पर 5 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी के। और मान लो जिस जगह से वह इलेक्शन लड़ रहे हैं, मान लो वहां पे मान लेते हैं हम 100 वोट हैं, 100 वोटें हैं वहां पर, उस जगह में कितनी वोटें हैं, 100 वोट। अब क्या होता है, देखो पहले सबसे पहले हम बात करें, वोट लाड़ो 100 वोट्स हैं उस जगह में। वोट दो तरह की होती है, एक होती है वैलिड, एक होती है इनवैलिड। ठीक है स्टूडेंट, मान लो क्या है 100, देखो कई बार देखो हम कहते हैं वोट पोलिंग इतनी हुई है, मान लो 100, वहां पर 100 लोगों ने वोट डालनी है, तो वोट वो डालें ना डालें उनकी मर्जी है, तो कुछ लोग वोट डालने भी नहीं जाते। तो मान लो क्या है, 100 में से 80 वोटें तो वैलिड हुई, 20 होगी इनवैलिड, मतलब 20 वोट लड़ो, 100 के 100 लोगों ने वोट डाली, उनमें से 20 लोगों की वोट खराब हो गई, उनके मान लो कई बार वोट नहीं पड़ती, वो खराब हो जाती है, नहीं डालने गए, तो वो इनवैलिड में गिनेंगे हम। तो टोटल वैलिड मतलब टोटल जो प्रॉपर तौर पर वोटें पड़ी हैं वो कितनी है, 80 वोट पड़ी हैं उस इलाके से। तो मान लो 5 जो हारा हुआ कैंडिडेट होता है, अगर हारे हुए कैंडिडेट को जितनी वैलिड वोट हैं 1/6, अगर जो कैंडिडेट देखो 5 है, 5 में से एक कैंडिडेट जीतेगा, बाकी 4 तो हारेंगे, बाकी 4 कैंडिडेट की तो हार होगी, लेकिन जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उनको जितनी टोटल वैलिड वोट हैं उसका 1/6 वोटें भी ना पड़ी हों, उसको लागो टोटल वैलिड वोट्स का 1/6। अगर 1/6 वोट भी उसको नहीं पड़ी तो उसकी सिक्योरिटी को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे वापस नहीं होगी सिक्योरिटी, जमानत उसकी जब्त हो जाएगी। अगर मान करो वैलिड 80 वोट्स हैं, 80 का हम 1/6 निकालो, 6 1 ज़र 6, 2 6 3 ज़र 18, एग्जाम्पल 13। मान लो 5 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट चलो जीत गया मान लो, अब 4 कैंडिडेट में से मान लो अगर किसी कैंडिडेट को 13 वोटें भी नहीं डाली, 13 से कम है, मान लो किसी को 8 वोटें पड़ी हैं, तो उस आदमी ने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाती है। तो कैंसिल कैसे होती है सिक्योरिटी, जितनी जो हारा हुआ कैंडिडेट अगर उसको वैलिड वोट का कितना भाग, ये क्वेश्चन आता है कितना, 1/6, टोटल वैलिड वोट का अगर 1/6 पार्ट भी उसको नहीं पड़ा, वोटिंग नहीं, उसमें उसको वोटें नहीं पड़ी, तो उसकी सिक्योरिटी क्या हो जाती है, कैंसिल। जो उसने भरे था पैसे वो उसको वापस नहीं मिलते। ठीक है, तो लोकसभा के लिए सिक्योरिटी होती है 25,000, और जो हमारे स्टेटों में विधानसभा होती है उसकी होती है सिक्योरिटी 10,000। और कहां जमा होती है ये, आरबीआई बैंक में। तो ये था स्टूडेंट्स लोकसभा के बारे में हमने पढ़ दिया। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो कौन सा है, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, कौन है, प्रेसिडेंट।
तो देखो पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में आएंगे, पार्ट नंबर 5। क्यों, किस चीज का पार्ट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। पार्ट नंबर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल कितने हैं, 52 से 151। ओके स्टूडेंट। और भारत में एक राष्ट्रपति का ओहदा होना चाहिए। जब भारत में एक राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 52, ठीक है स्टूडेंट। आर्टिकल नंबर क्या है, 52। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। देखो मैंने सबसे पहले बताया है कि हमारे क्या होती है, भारत में संसद है, पार्लियामेंट, संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग हैं हमारी भारत की संसद के, जिसका पहला है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81, राज्यसभा के लिए 80, पार्लियामेंट के लिए 79 और राष्ट्रपति के लिए 52। तो हमने लोकसभा को भी पढ़ लिया, राज्यसभा भी पढ़ ली, तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम आज थर्ड कौन सा शुरू करने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना है इसके लिए, 52। तो देखो स्टूडेंट, आओ शुरू करते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले क्या है, आर्टिकल नंबर 52। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर शल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में एक हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा या होना चाहिए, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें भारत का पहला नागरिक कौन होता है, ऑप्शन में हो राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री, थर्ड मुख्यमंत्री, फोर्थ गवर्नर, ऐसे ऑप्शंस हो। तो प्रेसिडेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है, भारत का पहला नागरिक, ठीक है स्टूडेंट। भारत का पहला नागरिक ही कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अगर हम बात करें सेकंड सिटीजन, फर्स्ट तो सभी को पता होता है, अगर वो पूछ रहे हैं सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सभी लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। भारत का दूसरा नागरिक होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ही हम क्या कहते हैं, भारत का दूसरा नागरिक। तो हु इज द सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक टॉपिक है। जैसे प्रेसिडेंट, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात की हुई है 52 नंबर आर्टिकल में। अगर हम बात करें हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, या देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात की हुई है आर्टिकल नंबर 63 में। जैसे प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का 63। तो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, देखो सबसे पहले एक हम बात देखते हैं क्या है। देखो प्रेसिडेंट को समझने से पहले हम एक बात करते हैं, एक पहले हम गवर्नमेंट की बात करें। देखो जो हमारा प्रेसिडेंट है ना भारत में, एक हम बात करें वह एक नाम मात्र है। देखो अगर हम बात करें वास्तव में, अगर हम रियल में बात करें तो सबसे पावरफुल कौन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है।
अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें भी, संविधान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा आदमी कौन है, सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। देखो क्या है, जो भारत में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी कानून पास किए जाते हैं, वो कर्ता प्रधानमंत्री है, लेकिन किसके नाम से किए जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं जितने भी कार्य होते हैं। मान लो जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन नाम मैं किसी और का ले रहा हूँ, उसके नाम से ये काम कर रहा हूँ, तो क्या है, रियल हेड तो मैं हूँ, लेकिन काम के अकॉर्डिंग देखा जाए, कानून के अकॉर्डिंग रियल हेड वो है। तो अगर हम पहले बात करें भी क्यों है हमारे राष्ट्रपति को बहुत क्यों पावर्स नहीं देगी, हमारे राष्ट्रपति के पास इतनी पावर्स क्यों नहीं है। मान लो अगर वो नाम मात्र ही है तो उसकी पोस्ट को बनाया क्यों है हमने, फिर उसकी लोड ही नहीं, अगर उसका कोई कार्य ही नहीं है तो फिर क्यों है। देखो हमने बताया आपको, जब हमारा संविधान बना है तो हमने जो संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है ना, हमने बहुत से देशों की चीज़ों को उठाकर अपना संविधान तैयार किया है। जो जो चीज़ें हमारे संविधान सभा के मेंबरों को अच्छी लगी उन्होंने अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो हमारे दो तरह की गवर्नमेंट होती है पूरे वर्ल्ड में बात करें। एक तो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट। देखो हमारे भारत में कौन सी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंटियल है कि पार्लियामेंट्री, तो हम कौन सी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखो अगर हम बात करें यूएसए की, देखो हम बात करें यूएसए की, यूएसए में कौन सी गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि देखो यूएसए का जो राष्ट्रपति है वो सबसे पावरफुल है, क्या हमारे भारत का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल है, नहीं। तो हमारे जो भारत में गवर्नमेंट है वो कौन सी है, पार्लियामेंट्री, मतलब कौन सी है, यूके वाली। क्योंकि यूके, देखो हमारे भारत में किसने राज किया है, यूके ने, ब्रिटिशों ने। तो यूके में कौन सी गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हम इस बात को अब समझते हैं आज क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का होता है दो तरह के हेड होना, एक रियल एक एग्जीक्यूटिव। देखो क्या है, यूके में आज भी देखो, यूके अगर हम यूके की आज की बात करें तो वहां पे एक तरफ तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी है, और एक तरफ वंश भी चलता आ रहा है महारानी या महाराजाओं का। मैंने बताया था ना, जब हमारे भारत में ब्रिटिशों ने राज किया है तो वहां पे ब्रिटेन गवर्नमेंट भी होती थी, और एक तरफ जो उनका राजवंश चलता रहा जैसे क्वीन एलिजाबेथ है, एक तरफ वो भी हैं, तो साथ में दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं। तो क्या है, जो क्वीन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संविधान के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी हेड उनकी क्वीन है, जो उनका राजवंश है महाराजा टाइप। तो गवर्नमेंट क्या है, उसमें रियल हेड है। ओके, ये बात समझ लगी आपको, रियल और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन कानून। संविधान में के अकॉर्डिंग तो हेड सबसे ऊपर ये हैं, और रियल में कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चला रही है। तो एक नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पहले अपन दो वर्ड्स की बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें, जैसे हमने दो कंट्रीज ले ली, यूके, एक ले ली इंडिया। अब मैं बात करूं भी, ये यूके में, यूके क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, बट नॉट रिपब्लिक। यूके में क्या है, यूके एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, बट नॉट रिपब्लिक। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री एंड रिपब्लिकन कंट्री, अब देखो इन दोनों में क्या है, भी देखो यूके भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी, लेकिन यूके नॉट रिपब्लिकन कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया है। इसमें क्या सबसे पहले देखो हम डेमोक्रेटिक देखते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जिस देश में जो शासन है वो लोगों द्वारा चलाया जाए। देखो हमारे 5 सालों के बाद चुनाव होते हैं, तो हमारा देश जहाँ पर जो शासन लोगों द्वारा चुना जाए, जहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए, उस कंट्री को बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक। तो जहाँ जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं सरकार चुनने के लिए, सेम टू सेम यूके में भी होते हैं। तो यूके भी डेमोक्रेटिक होगी, इंडिया भी।
बट हमने क्या लिखा है, यूके रिपब्लिक नहीं है लेकिन इंडिया रिपब्लिक है। ये क्या मीनिंग हुआ? रिपब्लिक का मीनिंग होता है जिस देश का जो हेड है, जिस देश का जो सबसे ऊपर आदमी है, बड़ा आदमी, जिस देश का जो हेड है, अगर जिस देश का हेड अगर लोगों के द्वारा चुना जाए, जिस देश का हेड अगर लोगों के द्वारा चुना जाए तो वो कंट्री तो होगी रिपब्लिकन। जिस देश का हेड लोगों के अनुसार नहीं चुना जाता, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका वंश है वही बनते आ रहे हैं, तो वो क्या होगी? नॉट रिपब्लिक। देखो आज हम बात करें जो हमारे देश का हेड होता है वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति। मान लो भारत का राष्ट्रपति, ऐसे तो नहीं जो राष्ट्रपति का बेटा है अगला राष्ट्रपति वही बनेगा, ऐसे तो हमारे भारत में नहीं है। मान लो जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति आज रामनाथ कोविंद हैं, क्या अगले राष्ट्रपति उनका बेटा बनेगा, उनके वंश से बनेगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग। तो भारत में जो हेड होता है राष्ट्रपति वो हमारे लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन। लेकिन यूके में जो ये है, जो इनके देश का हेड कौन है? क्वीन या किंग है। जो क्वीन या किंग है वो वंश के अकॉर्डिंग है, अगला क्वीन या अगला किंग कौन बनेगा? इनके वंश का ही बेटा बनेगा इनका। तो वहां पे लोगों द्वारा तो नहीं चुना जाता हेड, इसलिए यूके क्या है? नॉट रिपब्लिक। तो ये डिफरेंस होता है रिपब्लिक और रिपब्लिकन में, तो यूके और इंडिया। ठीक है, तो क्या है जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो यूके में जो जैसी गवर्नमेंट है वैसी रूबहू हमारे देश में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमारे देश में दो पोस्टें होती हैं, एक प्रेसिडेंट की और एक प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, क्योंकि हमने जो हमारी गवर्नमेंट है हमने किस गवर्नमेंट को फॉलो किया है? यूके की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने संविधान को फॉलो किया है। तो जैसा उनमें चलता है, सरकार चलती है, वैसी हमारे चल रही है यहाँ पे। तो अगर देखो अब हम दो क्वेश्चन डालते हैं, क्या है? हम देख लिया हमने भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का उपराष्ट्रपति। अगर अब मैं दो क्वेश्चन डालता हूं, देखो पहले मैं बात करूं हेड ऑफ स्टेट। देखो यहां मैंने बताया है पॉलिटी में स्टेट वर्ड का मीनिंग होता है कंट्री। पॉलिटी में कहीं भी कंट्री शब्द यूज नहीं करते, वो पूरे देश के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टेट। मतलब स्टेट का मीनिंग होता है, यहां पर देश की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे, जैसे हमारे 29 स्टेट्स हैं ऐसे नहीं। इसमें स्टेट का मीनिंग होता है पूरे देश की बात करनी, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें हमारे देश का हेड कौन होता है और हमारी गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, अगर बात करें हु इज द हेड ऑफ स्टेट, वो कौन होते हैं? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का ही राष्ट्रपति होता है हेड ऑफ स्टेट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार का हेड कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी क्वेश्चन है, हमारी सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री और हमारे देश का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 52 तो पढ़ लिया भी, हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा या होना चाहिए। अगला हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 53। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है। देखते हैं अब आर्टिकल नंबर 53। देखो क्या लिखा हो स्टूडेंट, इसमें पहले एक वर्ड लिखते हैं हम, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट। देखो क्या मीनिंग है इसका भी, हमारे भारत में जितने भी एग्जीक्यूटिव कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। देखो मैंने कहा है एग्जीक्यूटिव क्या है? कार्यपालिका शक्तियां। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति में नियत होती हैं। देखो हमने बताया ना 3 तरह की होती हैं, लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं जुडिशरी।
लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव का काम है जैसी चीजें हम बोलते हैं विधानमंडल। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है, ये कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव में क्या आ गए? लोकसभा और राज्यसभा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा में सभी पार्टियों के एमपी हैं, ठीक है ना। उनका काम क्या है? लोकसभा राज्यसभा का काम है कानून को बनाना, कानून को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लागू करना। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जिसकी मौजूदा सरकार है, जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है, वो कानून को लागू करेगी। और जुडिशरी का काम होता है कानून को चेक करना। तो फिर जितने भी ये कानून लागू होते हैं वो राष्ट्रकर्ता तो प्रधानमंत्री है, लेकिन किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में नियत होती हैं। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? 53 में, 53, आर्टिकल 53 में इस बात को कहा गया है। तो ये था आर्टिकल 53। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54, ये लिखो पहले क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। पहले लिखो, मैं बताता हूं आपको इसका मीनिंग। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। देखो इसका मीनिंग क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है चुनाव आयोग। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग आर्टिकल 54 में क्या लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव लिए जाते हैं, सबको पता है। किस तरह से होते हैं? इनडायरेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, इलेक्शन दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, इसमें आम पब्लिक को वोट देने का अधिकार नहीं होता। इसमें हम देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। आर्टिकल 54 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेंगे। हु इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट का मीनिंग है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ये बात किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 54 में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेती हैं। एक तो लेती है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। स्टेटों में जैसे सेंटर में लोकसभा है, वैसी स्टेट में विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में। तो लोकसभा के मेंबर, जो लोकसभा में क्या होते हैं? एमपी। जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, और राज्यसभा के एमपी भी। और स्टेट में क्या होते हैं? एमएलए। तो देखो स्टूडेंट क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट में क्या होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मेंबर दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। कौन से? एक तो मैंने बताया इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा और विधानसभा। एक होते हैं नॉमिनेट। नॉमिनेट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। जैसे सेंटर में भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लोकसभा अगर बात करें, लोकसभा में भारत के 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। तो 12 + 2 14। करता कौन है नॉमिनेट? भारत का राष्ट्रपति। वैसे ही विधानसभा में 1 मेंबर नॉमिनेट होता है, एंग्लो इंडियन। विधानसभा में कौन करेगा? भारत का स्टेट का गवर्नर। जो रोल सेंटर में भारत में राष्ट्रपति प्ले करता है, सेम टू सेम स्टेट में कौन रोल प्ले करेगा? भारत का राज्यपाल। जो भारत सेंटर में प्रधानमंत्री काम कर रहा है, स्टेट में कौन करेगा? मुख्यमंत्री। तो कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे? ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉट। अकेले इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। क्या है? इलेक्टेड मेंबर। और ये भी कौन से? इलेक्टेड मेंबर।
ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो स्टूडेंट वही पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में जिन्होंने, मैंने कहा है राष्ट्रपति के इलेक्शंस कैसे होंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है जिसे आम पब्लिक ने चुना हो, जिन लोगों को आम पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, आगे वो चलकर उनको चुने। तो हमने तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही आम पब्लिक चुनती है, नॉमिनेटेड मेंबर को तो हम नहीं चुनते। तो क्या है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शंस में। अगर हम और करें भी, नॉमिनेट मेंबर क्यों नहीं करते पार्टिसिपेट इलेक्शंस में, उसकी भी एक कई कारण होते हैं स्टूडेंट। कैसे, मान लो भारत के राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है मेंबर, मान लो भारत के राष्ट्रपति ने मेंबरों को, मान लो सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट कर दिया था, लो भारत के राष्ट्रपति ने। अब मान लो सचिन तेंदुलकर के, मान लो अभी 6 सालों के बाद रिटायर होगा, मान लो 3 सालों के बाद राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, तो सचिन तेंदुलकर तो उन्हीं को वोट करेगा जिसको उन्होंने नियुक्त किया था, जिस राष्ट्रपति को। तो ये तो क्या हुआ, एक भेदभाव हो गया ना, एक फेवर हो गया उनका। तो क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। तो लोकसभा में बात करें कितने मेंबर हैं, 543, राज्यसभा में 238, सॉरी अब बात करें 233 मेंबर हैं प्रेजेंट टाइम। विधानसभा में अलग अलग एमएलए। ओके स्टूडेंट, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये तीनों, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। और कौन सी, विधानसभा में कौन, 2 यूटी। देखो विधानसभा का मीनिंग अकेला स्टेट नहीं, जहां कहीं भी विधानसभा होगी, स्टेटों में तो विधानसभा होती है, अगर यूटी में भी विधानसभा है, जिन यूटीओं में, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहां पर भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम बात करें जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जैसे हम बात करें चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में विधानसभा तो है नहीं, तो चंडीगढ़ यूटी में कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से, हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भी एक यूटी है, पर वहां पे विधानसभा नहीं है, तो लक्षद्वीप में से कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हिस्सा नहीं लेंगे, ओनली दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों में विधानसभा है, तो क्या है, इसलिए ये दोनों राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। अगर हम पुडुचेरी की बात करें, अगर हम बात करें पुडुचेरी में क्या है, ये विधानसभा कब बनी पुडुचेरी में, 1962 में। पुडुचेरी में विधानसभा कब बनी थी, सबसे पहले 1962 में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा कब बनी, 1992 में। तो पुडुचेरी में 1962 में विधानसभा बनी और दिल्ली में 1992 में। अब देखो स्टूडेंट, पहले ये दोनों यूटी, अगर हम 1992 से पहले की बात करें तो ये दोनों यूटी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी। अब उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना शुरू किया, तो क्या करनी पड़ी, अमेंडमेंट। मैंने बताया ना, किसी भी चीज को अगर लाना है, हमने नया चीज चेंज लाना है, तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो 2 यूटी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने लगी, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू। तो अगर बात करें कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इनका राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेना शुरू हुआ, तो अमेंडमेंट हुई थी 17वीं अमेंडमेंट कब हुई, 1992 में। तो 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके बाद 2 यूटीज राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुई, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम बात करें भी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो एक तो होते हैं नॉमिनेट मेंबर, एक तो जितने भी नॉमिनेट मेंबर होते हैं डिड नॉट पार्टिसिपेट, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। एक जो बाकी यूटी बच गई, जो अदर यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर अदर यूटी। और एक क्या होती है स्टूडेंट, एक होती है विधान परिषद। ये सभी स्टेटों में नहीं है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी कभी। ये भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि ये स्टूडेंट ये इतनी खास नहीं होती, ये आगे चलकर कहेंगे भी 7 स्टेटों में क्या है। देखो स्टूडेंट, वैसे तो देखो जैसे हमारे भारत में सेंट्रल लेवल पे 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसी स्टेटों में भी 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद।
लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी स्टेटों में नहीं है, वो सिर्फ 7 स्टेटों में है। ये क्या होता है स्टूडेंट, देखो इसका कोई अहम रोल नहीं है विधान परिषद का, ये अपनी मर्जी है, चाहे तो कई स्टेटें इसको विधान परिषद का गठन करती हैं और कई इसको खत्म भी कर सकती हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लो कोई स्टेट मान लो एरिया वाइज बड़ी है, तो क्या है उसकी देख के बिल पास करने होते, तो क्या है जितनी बड़ी स्टेट है तो उसके लिए 2 हाउस वो बना लेते हैं, तो इसलिए विधान परिषद गठन होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, क्यों है 7 स्टेटों में, इसके बारे में भी देखेंगे। तो क्या है विधान परिषद, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ये तीनों नॉमिनेट मेंबर और बाकी यूटी और ये विधानसभा है, विधान परिषद, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो स्टूडेंट क्या है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, पहले देखते हैं हम राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं पहले राष्ट्रपति के चुनाव। पहले तो हम अगर राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है स्टूडेंट, वो है 5 लाख। पहले 1.5 लाख थी, आज कितनी है 5 लाख। देखो इतनी राशि है भारत के राष्ट्रपति की। अगर हम उसकी अगर बात करें, देखो मैंने पहले भी बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि भारत के राष्ट्रपति को क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ती है। मैंने बताया सिक्योरिटी, जैसे लोकसभा के इलेक्शंस के लिए पड़ा था 25,000, विधानसभा के इलेक्शनों के लिए सिक्योरिटी 10,000 और राष्ट्रपति के इलेक्शनों के लिए कितनी होती है 15,000। तो जो पर्सन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं उनको 15,000 सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। कौन से बैंक में, आरबीआई में। आरबीआई बैंक में क्या करानी पड़ती है, जमा करानी पड़ती है उनको सिक्योरिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्या है। हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा भी एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है, 53 में उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, 54 में उसके चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम आर्टिकल। पहले हम कौन सा अगला आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल 55 पढ़ने से पहले हम पहले एक आर्टिकल देखेंगे 60। ठीक है, सभी आर्टिकल्स करेंगे, पर पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट। हम देखेंगे स्टूडेंट भी इलेक्शंस होते कैसे हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। पहले हम आज देखते हैं थोड़े आर्टिकल 60, मतलब राष्ट्रपति की जो शपथ है, जो सौगंध है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ का जिक्र है, जो प्रोसेस है उसका, वो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 60 में। तो क्या है, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति, जब मान लो अब इलेक्शंस हो गए, राष्ट्रपति चुन लिया गया, राष्ट्रपति बनने के बाद उसको शपथ कौन दिलाता है, हु इज द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। 4 ऑप्शन होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे 4 होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ को किसके द्वारा दिलाई जाती है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हेडक्वार्टर दिल्ली में है। जो देखो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम बात करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आज के टाइम कितने जज हैं, 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे पूरा। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में 34 को 2 पार्ट में होता है, इसमें 33+1 टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। एक होता है मुख्य जज, जिसे हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश,
और 33 होते हैं अदर जज। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। तो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है, हु इज द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मान लो ये चीफ जस्टिस उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है, मान लो किसी वजह से इंडिया से बाहर गया हुआ है या उस टाइम वो उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है, तो फिर इसकी जगह पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो जो होगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ, अगर वो अपने एब्सेंट हैं, अपने ओहदे पर नहीं है, मौजूद नहीं है, किसी वजह से बाहर गए हुए हैं, तो क्या है उस टाइम राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या है, जो ये मुख्य न्यायाधीश होगा ये एक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज को नियुक्त करके जाएगा भी आप राष्ट्रपति को शपथ दिला देना। अब ये सीनियर मोस्ट का मीनिंग ऐसा नहीं है स्टूडेंट, अभी एज में इसका मीनिंग ऐसे नहीं, सीनियर मोस्ट का मीनिंग ऐसे नहीं जो आदमी उम्र में बड़ा होगा उसे हम सीनियर मोस्ट नहीं, सीनियर मोस्ट का यहाँ मीनिंग है एक्सपीरियंस। जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जज के तौर पर ज्यादा वक्त रहे हों, उसे हम बोलते हैं सीनियर मोस्ट। जिन्होंने ज्यादा वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है जज ने, उसे हम बोलते हैं सीनियर मोस्ट जज। तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हैं तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आगे हम कल प्रेसिडेंट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट।